नमस्कार साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मस्त राम स्टडी हिमाचल पर। और मैं मस्त राम आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। आशा करता हूं कि आप भी अपनी जगह ठीक होंगे और आपकी स्टडी ठीक ठाक से चल रही होगी। तो आज मैं बात करूंगा जो दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसकी बात करूंगा। जो हिंदुस्तान का पुरस्कार है, जो सबसे बड़ा अगर राष्ट्रीय पुरस्कार है हमारे हिंदुस्तान में, तो वो है भारत रत्न पुरस्कार। लेकिन जब दुनिया लेवल की बात की जाए, दुनिया के लेवल की बात की जाए, तो वहां पर भारत रत्न जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कार नहीं है। उस समय नाम आता है नोबेल पुरस्कार। अब ये नोबेल पुरस्कार होता क्या है और ये क्यों दिया जाता है, क्यों ये नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। जो और जन्मदिन है, सबके जो जन्मदिन है उस पर जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और उसके कोई भी नेता होता है तो उसका जो दिवस होता है, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो जन्म दिवस होता है, उस पर छुट्टियां मनाई जाती है, कई प्रकार के अवकाश दिए जाते हैं, कई प्रकार की बधाइयां दी जाती है जन्म पर। लेकिन यहां पर उल्टा है। जो नोबेल पुरस्कार है वो एक महान व्यक्ति के मरण दिन पर मनाया जाता है। जिस दिन उनका निधन हुआ था उसी दिन को ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है और इसको जीतने वाले आदमी को जिंदगी भर के लिए कमाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें इतनी धनराशि दी जाती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसकी जो धनराशि है वो एक धनराशि नहीं रहती है, वो नीचे ऊपर होती रहती है। क्योंकि जो धनराशि है, मैं बता दूं, ये धनराशि जो है वो स्वीडन से निकलती है। जो स्वीडन एक हमारे देश है, स्वीडन क्या देश है, उसका नाम है स्वीडन। स्वीडन देश की जो राजधानी है स्वीडन की वो है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी कहां है? स्टॉकहोम। और ये स्वीडन से ही जो नोबेल पुरस्कार की अनाउंसमेंट है, घोषणा है, ये यहां पर होती है। और नोबेल पुरस्कार के विजेता को स्वीडन में ही जाकर जो है ये पुरस्कार मिलता है और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है नोबेल पुरस्कार। अब ये क्यों दिया जाता है? ये आज आज के समय में 6 क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। ये आज के समय में 6 क्षेत्रों के लिए ये जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। सबसे पहले आता है भौतिक विज्ञान के लिए। भौतिक विज्ञान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे मैं इसकी एक कहानी बताऊंगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले ये दिया जाता है भौतिक के लिए, भौतिकी विज्ञान पहले ये आता है, भौतिकी विज्ञान के लिए दिया जाता है। दूसरा आता है रसायन विज्ञान के लिए, दूसरा रसायन विज्ञान के लिए, दूसरा रसायन विज्ञान के लिए दिया जाता है। और जो तीसरा है, तीसरा जो है वो शारीरिक क्रिया या जो शारीरिक क्रिया का जो विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान है, यानी चिकित्सा के लिए, उसके लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? चिकित्सा के लिए। चिकित्सा, शरीर विज्ञान या चिकित्सा के लिए दिया जाता है नंबर 3। पहले भौतिक, रसायन और शारीरिक, ये चिकित्सा के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है नंबर 4 पर दिया जाता है ये साहित्य के लिए। किसके लिए? साहित्य के लिए। नंबर 4 पे आता है साहित्य के लिए दिया जाता है। और नंबर 5 पे आता है ये शांति। कौन सा? शांति। नंबर 5 आता है शांति। और नंबर 6 आता है, अंत में आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लिए ये दिया जाता है। किस किस के लिए दिया जाता है? सबसे पहले आता है भौतिक विज्ञान, फिर आता है रसायन विज्ञान, फिर आता है चिकित्सा, उसके बाद आता है साहित्य, उसके बाद आता है शांति के लिए, और अंत में आता है अर्थशास्त्र के लिए। ये 6 स्थानों पर दिया जाता है। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो ये 5 क्षेत्रों के लिए दिया जाता था। और सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार है वो कब मिला था? यहां से सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो बनता है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सबसे पहले 1901 में दिया गया था।
सबसे पहले 1901 में दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार, और ये 5 क्षेत्रों में दिया गया था। अर्थशास्त्र को छोड़कर 5 क्षेत्रों में ये दिया गया था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें मिलने वाली जो धनराशि है, 2023 की बात करूं मैं, 2023 में ये 11 मिलियन स्वीडन क्रोन, स्वीडन में जो करेंसी है वो क्रोन में होती है, तो ये 11 मिलियन स्वीडन क्रोन दिया गया था। 11 लाख स्वीडन रुपए जो है वो वहां पर, हमारे जहां रुपया होता है वहां क्रोन होता है, तो 11 लाख स्वीडन क्रोन ये करेंसी दी गई थी 2013 में। और ये भारतीय रुपया जो है वो बनता है 8.1 करोड़, यानी 8 करोड़ 1 लाख रुपया जो है ये बनता है। अगर किसी को ये मिल जाता है तो वो बहुत बड़ी तरक्की मानी जाती है, क्योंकि इसको पाने के लिए, अब ये मैं बता दूं कि ये मिलता क्यों है। इसको पाने के लिए हर साल ये मिलता है, और हर साल ये 10 दिसंबर को मिलता है। कब मिलता है ये मिलता है 10 दिसंबर को मिलता है। ये हर साल 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, और ये 2-3 महीने, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सितंबर से ही ये शुरू हो जाता है कि किस किस को दिया जाए। लेकिन अपने जो देश है, स्वीडन देश है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया लेवल के जो देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जो शांति के लिए मिलता है, जो लिटरेचर जो लिखते हैं, जो साहित्य के लिए दिया जाता है, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन कंडीशन होती क्या है? कंडीशन ये होती है कि अगर आपको अगर ये पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है, अगर भौतिकी के लिए मिलता है, तो उस साल आपसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए। मतलब भौतिकी के क्षेत्र में आप सबसे बेटर होने चाहिए, आप सबसे बेहतरीन होने चाहिए, आप दुनिया के नंबर 1 होने चाहिए उस साल के लिए, तो ये आपको उस साल के लिए मिल सकता है। अब एक में यहां पर मैंने बता दिया ये कब मिलता है, ये मिलता है 10 दिसंबर, और सबसे पहले मिला था ये 1901 में, ये शुरू कर दिया गया था, 1901 में शुरू किया था। और हमारे देश को ये कब कब मिला था, ये मैं कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूं। हमारे देश में ये सबसे पहले, इसको 13 साल जो है वो लग गए थे, 13 साल के बाद मिला था। ये 1901 में ये सबसे पहले बंटना शुरू हो गया, फिर 13 साल जो है वो हिंदुस्तान को वेट करना पड़ा नोबेल पुरस्कार का, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा किसी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं था जो नोबेल पुरस्कार के लायक हो। तो सबसे पहले आकर 1913 में ये पुरस्कार हमारे हिंदुस्तान को दिया जाता है, और हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे पहले, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, एशिया में सबसे पहले मिला था हमारे एक हिंदुस्तानी को, जो जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। उनका नाम तो वैसे रविंद्रनाथ ठाकुर था, लेकिन जो अंग्रेजों की जो लैंग्वेज होती है वो ठाकुर ना बोल के टैगोर बोलते थे, तो उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर पड़ गया। और ये मैं आपको बता दूं, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको मिला था 1913 में। 1913 में सबसे पहले इनको मिला था, और इनकी एक पुस्तक थी, एक पोएम, इन्होंने कई प्रकार की पोएमें लिखी थी, वो एक पुस्तक बना दी थी, और उस पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? गीतांजलि। क्या नाम था? गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए ये मिला था नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार हमारे हिंदुस्तान में जो है वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, और रविंद्रनाथ टैगोर को ये मिला था। वो बंगाल से थे, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बंगाल से थे, और उन्होंने ही सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय गान है हमारा वो लिखा था, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है वो भी उन्होंने ही लिखा था। ये कई बार प्रश्न जो है वो पूछे जा चुके हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान ये लिखा था। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, और इसको सबसे पहले जो है वो गाया गया था, सबसे पहले जो दुनिया के सामने आया था वो आया था 1996 में।
कब आया था? 1996 में। ये 1996 में, सॉरी 1996, 1900 बोल दिया, 1896 में ये दुनिया के सामने आया था। सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो 1896 में ये सबसे पहले दुनिया के सामने आता है। और इसको इसको जो गाने वाले थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ये 1996 में गाया था। सॉरी, 1800 नहीं, 1996 में ये गाया था। और इसको सबसे पहले गाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। लिखने वाले नहीं थे बल्कि गाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद में बात करूं जी, एशिया में सबसे पहले किसको मिलता है? रविंद्रनाथ ठाकुर को मिलता है, रविंद्रनाथ टैगोर को ये मिलता है। और ये 6 क्षेत्रों में जो है वो दिया जाता है। अब मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि ये दिया क्यों जाता था। एक देश है स्वीडन, और स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। मैंने यहां पर लिख दिया, उसकी राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में उस समय एक बिजनेसमैन रहता था, और उसका एक बच्चा वहां पर जन्म लेता है 21 अक्टूबर 1833 को। कब? 21 अक्टूबर। कब लेता है? 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर 1833 को, 21 अक्टूबर 1833 को एक बच्चा जन्म लेता है। और जो वहां पर जो बिजनेसमैन थे, इस बच्चे का जो नाम था वो था अल्फ्रेड नोबेल। क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है वो 21 अक्टूबर 1833 को होता है। स्वीडन के स्टॉकहोम में होता है। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम में एक वहां पर व्यापारी थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनका नाम था इमैनुएल नोबेल। क्या नाम था? इमैनुएल नोबेल। इमैनुएल नोबेल के घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम रखा जाता है अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है 21 अक्टूबर 1833 को होता है स्वीडन के स्टॉकहोम में। लेकिन उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। जैसे मैंने कहा कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे वो भी एक रॉयल फैमिली के थे, जैसे जो नेहरू जी हुए वो भी एक रॉयल फैमिली के हुए, महात्मा गांधी जी हुए वो भी एक रॉयल फैमिली के हुए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए वो ये एक रॉयल फैमिली के थे। वैसे ही अल्फ्रेड नोबेल भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के जो पिताजी थे, दादाजी थे, उनका भी जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, वो नाव चलाते थे। उस समय जो है वो नाव चलाते थे, वो तमिलनाडु के रामेश्वरम में नाव चलाते थे। तो उनका काफी बिजनेस था और वो लॉस में हो गया था। फिर वैसे ही कंडीशन यहां पर आती है, इनके पिता का इमैनुएल जो नोबेल थे, इनका जो बिजनेस था वो धीरे धीरे घाटे में चलना शुरू हो गया। जो बिजनेस करता है उसको पता होता है कई बार घाटे में जाता है और कई बार वो मुनाफे में जाता है। तो इनका बिजनेस जो है वो लो कंडीशन में जाना जो है शुरू हो गया। होता क्या है कि इनका सब कुछ बिक जाता है, इनका सब कुछ बिक जाता है, और यहां तक कंडीशन आ जाती है कि इनको अपना घर भी बेचना पड़ता है। जब इमैनुएल नोबेल ने अपना घर बेच दिया तो इनके और भी बच्चे थे, उसमें से एक जो है वो अल्फ्रेड नोबेल था। और अल्फ्रेड नोबेल जो है उस समय 3-4 साल का रहा होगा। तो उन्होंने अपना घर बेच दिया। घर बेचने के बाद इमैनुएल नोबेल जो है वो अपनी पत्नी से कहते कि हमारे देश में जो है वो धंधा बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है स्वीडन में, तो मैं ऐसा करता हूं किसी और देश में जाकर धंधा करता हूं। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम भी आपके साथ चलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, अब वहां पर विदेश में जाने पर हमारी कोई बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, कोई यार दोस्त भी नहीं, जान पहचान तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करो, जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो आपको वहां पर बुला लूंगा। और वो वहां से चले जाते हैं यूएसएसआर। कहां चले जाते हैं? यूएसएसआर। जो रशिया है, सोवियत संघ, वहां चले जाते हैं और रशिया में जाते हैं और अपना बिजनेस जो है वहां पर ठीक ठाक से करने लगते हैं और उनका बिजनेस वहां पर चल जाता है। उनका बिजनेस क्या होता है? वहां पर चल जाता है। और इनकी जो माता थी, अल्फ्रेड नोबेल की माता थी, वो अपने पिताजी के पास चल जाती है, अर्थात अल्फ्रेड नोबेल के नाना के पास चली जाती है और कुछ मदद मांगती है कि हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं है, आप हमारी मदद कीजिए। तो नाना जी कहते हैं कि कुछ दिन तो उन्होंने रखा और कहते हैं कि आपको
को मैं कितने दिन अपने घर पर रख सकता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको एक छोटी मोटी दुकान का प्रबंध करवा के देता हूं, और उनके लिए वो दुकान खोल के देते हैं अल्फ्रेड नोबेल के नाना। दुकान भी ठीक ठाक से चलने लगती है, वो दिन रात मेहनत करते हैं और वो दुकान को सही से चलाने लगते हैं। तो इसी बीच लगभग जो अल्फ्रेड नोबेल की उम्र थी वो 8-9 साल की हो जाती है। जो पढ़ने पे में थे वो बहुत जीनियस थे, अल्फ्रेड नोबेल पढ़ने में बहुत ही जीनियस थे। अब वो पढ़ाई भी शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनका धंधा भी ठीक ठाक होने लगता है। इतने में जो यूएसएसआर गए थे, इमैनुअल नोबेल जो उनके पिता थे वो गए थे, वो भी वापस चले आते हैं, वापस से काफी पैसा जो है वो इकट्ठा करके लाते हैं और स्वीडन चले आते हैं। सबसे पहले आकर वो अपना बेचा हुआ जो घर था उसको वापस खरीदते हैं और अपने परिवार को वहां पर ले आते हैं, अपने साथ रखते हैं, और वहां पर वो फिर धंधा करना शुरू कर देते हैं। उनका धंधा जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक चलता है। इसी बीच में उनका धंधा बिल्कुल ठीक ठाक चलता है और काफी जो पैसे थे उन्होंने जो करना इकट्ठे कर दिए और काफी पैसा उनके पास हो गया। और जो विज्ञान में रुचि थी अल्फ्रेड नोबेल की, वो बहुत ही विज्ञान में रुचि रखते थे, पढ़ने लिखने में बहुत जीनियस थे। अपने ही घर में उन्होंने एक टेबल पर एक लेबोरेटरी बना दी थी, एक लैब बना दी थी, जिसमें वो प्रयोगशाला, वो ऐसी प्रयोगशाला जिसमें वो कई प्रकार की चीजें मिलाते थे, जो रसायन मिलाते थे, एक प्रकार का रसायन दूसरे प्रकार का रसायन, कई प्रकार के केमिकल मिलाते थे। इस प्रकार के जो प्रयोग थे वो अपने ही घर में करने लगे। इसी बीच साल आता है 1866। 1866 में क्या होता है, वो कुछ मिला रहे थे, आपस में मिला रहे थे, और उन्होंने गलती से, आज तक जो आविष्कार हुए हैं वो गलती से ही हुए हैं। किसी ने जानबूझकर कोई भी आविष्कार जो है वो नहीं मिलता है। हिस्ट्री की ओर जाएंगे आप तो आपको पता लगेगा कि किसी का जो आविष्कार है वो जानबूझकर नहीं किया गया है, गलती से ही आविष्कार जो है वो होते हैं। गलती ही आविष्कार की जननी होती है। तो उनसे एक आविष्कार हो जाता है, कई प्रकार के जो वहां पर उनके पास रसायन रखे होते थे, उसको मिलाने से उन्होंने आविष्कार कर दिया डायनामाइट का। किसका कर दिया? डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार उन्होंने 1866 में किया। उन्होंने 1866 में किया और एक साल ये इसी पर काम करते रहे। एक साल के लिए अल्फ्रेड नोबेल इसी पर काम करते रहे कि ये है क्या, डायनामाइट होता क्या है। कईयों को तो बहुत पता है, अच्छे से जानते हैं डायनामाइट के बारे में, लेकिन कुछ जो है वो नहीं जानते हैं। मैं बता दूं, डायनामाइट जो है वो पहाड़ों में हार्ड रॉक होते हैं, उनको काटने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है उसको डायनामाइट कहते हैं। देशी भाषा में, अगर आसान भाषा में समझे तो उसको सुरंग कहते हैं। जैसे ब्लास्ट कर देते हैं किसी सुरंग में, अंदर जाने के लिए ब्लास्ट करते हैं, उसको जो प्रयोग किया जाता है, जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसको डायनामाइट कहते हैं। तो उन्होंने एक साल के लिए डायनामाइट पर काफी अच्छा प्रयोग किया, लेकिन दुनिया को नहीं बताया। तो सबसे पहले उन्होंने 67 में 1867 में जाकर ये जो है ये आधिकारिक घोषणा कर दी कि सरकार को बता दिया कि मैंने इस प्रकार की चीज का जो है वो डिस्कवरी की है, मैंने खोज की है, इस प्रकार के जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और सफल रहा है। अब ये है, उस समय तक डायनामाइट का नाम नहीं रखा गया था, बाद में उसका नाम डायनामाइट रखा गया। फिर सरकार ने देखा कि इसका प्रयोग कहां हो सकता है। उन्होंने देखा कि बड़े पहाड़ों में, अगर पहाड़ है, कहीं ये पहाड़ है, अगर ये पहाड़ है तो यहाँ पर स्कूल है, बच्चे को जाना है तो पहाड़ में घूम करके रास्ते होते हैं, वहां पर उनको दूर लगता था, या हॉस्पिटल होता था, कई प्रकार की सुविधाओं से वो वंचित होते थे। तो डायनामाइट की वजह से यहाँ पर सीधा ही काट के वहां पर रोड बना दिए जाते थे, पहाड़ों में रोड भी बना दिए जाते थे, और उसका प्रयोग जो है वो पहाड़ काटने में लगने लगा और सड़कों के निर्माण में उसका प्रयोग होने लगा। लेकिन जो सरकार थी उन्होंने काफी पैसा जो है वो अल्फ्रेड नोबेल को दिया कि शाबाश भैया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। फिर दूसरे देशों के पास वो फॉर्मूला पहुंच जाता है, दूसरे देश भी उसको यूज करते हैं, तो वो हर देश, कई देश जो है वो खुश होके अल्फ्रेड नोबेल को पैसा देते हैं। कोई कहता है कि ये लो 5 करोड़ मैं आपको देता हूं, कोई कहता है मैं 50 करोड़ देता हूं, कोई कहता है मैं 50,000 देता हूं। इस प्रकार से अल्फ्रेड नोबेल के पास डायनामाइट की वजह से भी बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। पहले से उनके पास पैसा था, लेकिन और पैसा जो है वो डायनामाइट की वजह से उनके पास आ जाता है। उनके पास जब इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है
इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, कई मिलियन ट्रिलियन जो है रुपए जो उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन पूरी उम्र अल्फ्रेड नोबेल ने कोई भी शादी नहीं की थी, उन्होंने शादी नहीं की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। फिर अल्फ्रेड नोबेल अपने बंगले में रहते थे, तो साल आता है उन ये 1893 का साल आता है, और उसी साल जो है उसके जो भाई है, उसका भाई भी उसके साथ ही रहता था, तो उसकी जो है वो वहां पर डेथ हो जाती है, उसके भाई की डेथ हो जाती है। और सबको लगता है कि अल्फ्रेड नोबेल मर गया। बाहर न्यूज जाती है, गलत न्यूज जाती है कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। तो जैसे ही अगले दूसरे दिन तीसरे दिन अखबार आता है, तो अखबार सबसे पहले उनके बंगले में आता है। जब बंगले में अखबार आता है, तो अल्फ्रेड नोबेल जैसे ही अखबार को खोलते हैं, वहां पर देखते हैं, तो वहां पर लिखा था, फर्स्ट पेज में लिखा था, और अल्फ्रेड नोबेल की वहां पे फोटो भी लगाई हुई थी। तो वहां पर क्या लिखा था? वहां पर लिखा था कि दुनिया को मारने वाले खुद मर गए, दुनिया को मारने वाले की मौत, यानी दुनिया की मौत के सौदागर की मौत, वहां पर हेडलाइन लिखी गई थी, मौत के सौदागर की मौत। अब अल्फ्रेड नोबेल को ये सडनली बहुत बुरा लगा कि मेरे बारे में इतना क्यों गलत लिखा गया, ऐसा क्या हो गया कि मुझसे कोई गलती हो गई कि दुनिया के जो मौत का सौदागर, मुझे क्यों मौत का सौदागर जो है वो कहा गया। तो हुआ ऐसा था कि जो डायनामाइट था, ये था तो वैसे सार्वजनिक कल्याण के लिए, लेकिन इसका जो है उपयोग फिर आदमी जो है वो गलत जगह लगाने लगे थे। इसका प्रयोग युद्धों में भी हो रहा था कि डायनामाइट को जलाया और जला के फेंक दिया युद्धों में, और उसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इसी कारण जो है लोगों ने कहा था कि मौत के सौदागर की आज खुद मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत नहीं थी हुई थी, उनके भाई की मौत हुई थी, हो गई थी। तो उनको बहुत बुरा लगा 1893 में, ये ऐसा क्यों मेरे बारे में लोग कहते हैं। तो उन्होंने अपने कई दोस्तों को बुलाया, जो उनके दोस्त थे उनको बुलाया, और एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि जो हम भी बूढ़े हो गए हैं, आप भी बूढ़े हो गए हैं, अब मरने वाले हैं, कितने साल जिएंगे, तो जो हमारे पास पैसा है, जो हमारे पास पैसा है, उसका हम क्या करें? हम ऐसा क्या करें कि दुनिया हमको मरने के बाद भी याद करती रहे, और अच्छी तरह से याद करे, बुरा लोग समझ के, बुरा आदमी ना समझ के, अच्छा आदमी समझ के हमें कई सालों तक याद करते रहे। तो उसके दोस्तों ने कहा कि आप कुछ ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए कि आपकी मौत भी हमेशा आदमी याद रखेंगे। तो उन्होंने ये एक विचार बनाया और एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट होता है विश्वास, ट्रस्ट क्या होता है? विश्वास होता है। और उन्होंने कई लोगों का ट्रस्ट बनाया कि जब मैं मर जाऊंगा, उन्होंने उनको ये बताया कि जब मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद जो है वो आप नोबेल पुरस्कार की जो है वो घोषणा की जाए, और ऐसा पैसा, इतना पैसा जो है हमारे पास, ये उन लोगों को दिया जाए जो दुनिया में बिल्कुल अलग हो, मतलब ऐसा अच्छा काम करे भौतिक। और उन्होंने 5 क्षेत्रों के नाम जो है वो चुनते हैं। सबसे पहले भौतिकी विज्ञान के लिए, फिर रसायन विज्ञान के लिए, फिर चिकित्सा के लिए, फिर साहित्य के लिए, और फिर शांति के लिए। ये 5 पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, लेकिन उनके मरने के बाद की ये घोषणा होती है। जब वो मर जाते हैं तो ये पुरस्कार उनके मरने के बाद ही मिलते हैं, और मरने के 5 साल बाद ये दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की मौत उनकी मृत्यु 1896 में हुई थी। 10 दिसंबर 1896। कब हुई थी? 10 दिसंबर 10 दिसंबर 1896 में, 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो जाती है। और जो ट्रस्ट था, वो पैसा कोई खा तो नहीं सकता था, एक आदमी होता तो उस पैसे को खा सकता था, लेकिन वो पैसा बैंक में था, और वहां पर ट्रस्ट बना हुआ था कि इस पैसे का प्रयोग हम सार्वजनिक काम के लिए करेंगे, और ऐसे काम के लिए करेंगे कि दुनिया उस काम को करने के लिए उत्सुक हो जाए, और ऐसा हम जो है वो काम करेंगे। तो उन्होंने ये 5 जो क्षेत्र हैं उनको लिए चुना गया कि हम जो है भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए पुरस्कार देंगे। और इन्होंने
1901 में जाकर ये पुरस्कार बांटने शुरू कर दिया और उसी पैसे का यूज जो है वो फिर नोबेल पुरस्कार के रूप में होने लगा। ये कहानी थी नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये नोबेल पुरस्कार पहले तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अब ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जो नोबेल पुरस्कार है ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अब लेकिन ये 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में इसके साथ जो अर्थशास्त्र है उसको भी जोड़ा गया है। अब ये 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र जो है वो 1968 में इसके साथ जोड़ा गया था। 1968 में 1968 में ये इसके साथ जोड़ा गया था। अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता। सबसे पहले ये दिया जाता था 5 क्षेत्रों में, अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में। और सबसे पहले हमारे भारतीय जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर थे लेने वाले, और दूसरे जो थे वो सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और हमारे भारत रत्न जो है वो हमारे देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। तो साथियों ये थी आज जो नोबेल पुरस्कार संबंधित जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी क्लासों में ये कई बार पूछा जा चुके प्रश्न है। अगर हमारा जो ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।